एक्सपोजर लॉ। ओके फाइन। देखो कल क्लास खत्म होने के पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर? दैट द बर्नौलीज इक्वेशन इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और बर्नौलीज इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे उसमें हमने सिंपली ये कहा कि देखो भाई, हमने जो लिक्विड कंसिडर किया है, जो फ्लूइड कंसिडर किया है, उसमें कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है। एग्जैक्टली वो आइडल है, कोई घिसने वाला फोर्सेस नहीं है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा इसका कंक्लूजन यही आता है कि इस सिस्टम के पास जो एनर्जी होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। बिकॉज देखो, जब डिसिपेटिव फोर्सेस लगता है ना, तभी जाके उस सिस्टम से एनर्जी एनवायरनमेंट के पास जाता है। अगर डिसिपेटिव फोर्सेस है ही नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, बट उसी सिस्टम के अंदर ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? याद है क्लास 9 में वो तुम लोगों ने एक प्रूव किया था, एक बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं, प्रूव दैट एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो वैसा ही कुछ कहानी है। जब हमने बॉल के केस में कंसिडर किया था तो mg लग रहा था, कंजर्वेटिव फोर्स था, तो उस सिस्टम के पास ही तो टोटल एनर्जी था। हाँ, पोटेंशियल कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था, लेकिन जब पोटेंशियल घटता है तब काइनेटिक बढ़ता है, और जब पोटेंशियल बढ़ता है तब काइनेटिक घटता है। राइट? ओके। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव टेकन ए सेक्शन ऑफ ए पाइप जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है। पाइप ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ इतना नहीं है, एक बहुत लंबा सा पाइप है जिसका हमने एक सेक्शन काट के उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। बात समझ में आया? इस पाइप के थ्रू क्या फ्लो कर रहा है? इस पाइप के थ्रू एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड। इज दैट क्लियर? समझ में आया? थर्डली, यू पीपल नीड टू रिमेंबर द वर्क एनर्जी थ्योरम, जो क्या कहता है, डेल के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ये हम यूज करेंगे। फोर्थली, तुमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद रखना है। रेट ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो। जितना अंदर लिक्विड जाएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अंदर जाएगा, इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, तो उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ही पाइप से बाहर निकलेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। ठीक है? तो देखो ऐसा है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P1 ऐसा, और इस क्रॉस सेक्शन में प्रेशर ऐसा लग रहा होगा। प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आया? तो ये बताओ कि यहाँ पर जो लिक्विड है, इस लिक्विड पे कितना फोर्स लग रहा है? व्हाट इज द फोर्स? F1। Can I say that is P1 into A1? And this is basically forcing the flow of the liquid. लिक्विड को धक्का दे रहा है, लिक्विड को धक्का देकर आगे भेज रहा है। और यहाँ पर जो प्रेशर है, इसके कारण जो फोर्स डेवलप हुआ होगा, दैट इज P2 into A2। और ध्यान से देखो, ये जो प्रेशर फोर्स है वो लिक्विड के फ्लो को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? पक्का? ये जो दो सेक्शन थे ना, दैट इज एक्चुअली इनसाइड द पाइप। ऐसा मत सोचना सर ये तो खुला है, ये तो खुला है, आपको तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना चाहिए था। ये दोनों खुला हुआ नहीं है, एक लंबे से पाइप का एक सेक्शन हमने ड्रॉ किया है। और P1 P2 जो है, उस पाइप के अंदर का जो दो क्रॉस सेक्शन हमने कंसिडर किया है, वहाँ का प्रेशर है। बात समझ में आया? तो ये जो पहला फोर्स है, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग सा देखने का तरीका है इसका। ये जो फोर्स है P1 A1, ये क्या करता है? ये x1 लेंथ ऑफ लिक्विड को अंदर ढकेल देता है। ऐसे सोचो, इस फोर्स ने क्या किया? x1 लेंथ ऑफ लिक्विड को अंदर ढकेल दिया। तो क्या होगा? इस तरफ से उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकलेगा। डू यू एग्री विद दिस? समझ में आया? तो लेट अस से यहाँ से कितना लेंथ ऑफ लिक्विड बाहर निकला? x2 लेंथ। दोनों लेंथ सेम क्यों नहीं हुआ? ये x1 है, वो x2 क्यों है? क्योंकि तुमको बोलना चाहिए सर देखिए, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, लेकिन आपने जो दो क्रॉस सेक्शन लेके रखा है उन दोनों का वैल्यूज अलग अलग है। एक का A1, एक का A2 है। तो एक का लेंथ अगर x1 होगा तो दूसरे का लेंथ x2 होगा। और एज बिकॉज वॉल्यूम इनफ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम आउटफ्लो, तो ऐसा होगा कि A1 into x1 is the volume which has gone in 1 second, not 1 second, sorry, t टाइम में अगर घुसता है, A1 into x1 अगर घुसता है तो t टाइम में कितना निकलेगा? A2 x2 भी निकलेगा। एंड दोनों का वैल्यू क्या होगा? दोनों का वैल्यू सेम होगा। बात समझ में आया? ओके फाइन। सो द फर्स्ट थिंग that we are going to write in this case is A1 into x1 is equal to what? A2 into x2। इसको मैं del v लिख देता हूँ। लिख सकता हूँ del v? यहाँ से this is the amount of volume which has got in, and here this is the amount of volume which has gone out. Is that clear? अच्छा, तो देखने में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से लिक्विड घुसा और यहाँ से निकला। एक्चुअली ये लिक्विड तो नहीं है ना जो यहाँ से निकल रहा है, ये वाला लिक्विड तो वहाँ तक नहीं पहुँचता ना। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये वाला लिक्विड इधर पुश होता है और यहाँ से लिक्विड बाहर निकलता है। लेकिन इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना,
अरे यार आमिर खान का वो मूवी नहीं देखा था जिसमें 2 जुड़वा था, तो एक यहाँ गायब होता है दूसरा वहाँ से निकलता है। हाँ तो कुछ वैसा ही केस है, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। देखो ये वॉल्यूम नाम क्या था उसका, हाँ धूम 3, हाँ वो पिक्चर समझ में आया नहीं आया, यहाँ से कुछ तो वहाँ से निकलता है, तो वैसा ही कुछ है। देखो एक्चुअली में दोनों तो सेम नहीं थे ना, एक्चुअली में दोनों तो 2 अलग अलग इंडिविजुअल थे, लेकिन दिखने में तो दोनों एक ही जैसे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ से घुसा वो वहाँ से निकला, तो वो लॉजिक तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इतना वॉल्यूम अंदर निकला, यहाँ से उतना ही वॉल्यूम बाहर गया, क्योंकि देखो बीच का जो लिक्विड है वो पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। तो हम सोचेंगे कैसे, हमने ऐसे सोचा कि भाई देखो सर यहाँ से जितना वॉल्यूम अंदर घुसा वही लिक्विड यहाँ से निकला, ऐसे सोचेंगे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? ऐसे सोचने को कोई गलती नहीं है, जितना वॉल्यूम आया तो उतना ही वॉल्यूम निकल रहा है, दोनों दिखने में एग्जैक्टली सेम, दिखने में मतलब दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। सो इन दिस केस सबसे पहले अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेल के, बोलो भाई, फिर वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, सबसे पहले डेल के लिख देते हैं। सो दिस इज, यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी वो हमने v1 लिख दिया, और यहाँ से जो आउटफ्लो का वेलोसिटी वो हमने v2 लिख दिया। सो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड दिस v1 इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो यहाँ पर अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, व्हाट इज m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ मास के जगह डेंसिटी रो इंटू डेल वी लिख सकता हूँ भाई, लिख कर रखा है डेल वी, है ना, इंटू यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, एंड नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। अभी तुमको ये सोचना है कि भाई इस पर काम कौन कौन कर रहा है। एक तो प्रेशर डायरेक्ट काम कर रहा है, दिख रहा है सबको, एक mg भी काम कर रहा होगा बिकॉज लिक्विड का हाइट चेंज हो रहा है, mg ने भी काम किया। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके तो ये बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। भाई इस सेक्शन पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, उस सेक्शन पे नेगेटिव वर्क हो रहा है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, P1 A1 X1, और ये वाला वर्क डन क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है भाई, बोलो ना, क्या होगा, P1 A1 X1। किसी को कोई डाउट? और इस साथ में कितना वर्क हुआ है, प्लस माइनस P2 A2 X2, चलेगा? और क्या मैं A1 X1 और A2 X2 को कॉमन ले सकता हूँ? अच्छा, को अगर डाउट हो रहा है तो P1 इंटू डेल वी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस P2 इंटू डेल वी, अभी ले सकता हूँ कॉमन, दिस इज डेल वी, ये कितना हो जाएगा, दैट इज P1 माइनस P2। कोई डाउट? ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? Gravity is a conservative force, and work done by conservative force is always negative of change in potential energy, that is minus of u final minus u initial। माइनस को अगर मैं अंदर लेके चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ui माइनस uf, चलेगा ये? What is the initial potential energy of the system? mgh1, okay, mgh1 माइनस, यही लिक्विड यहाँ पहुँच जाता है, इसका हाइट कितना हो गया, h2। अच्छा, मास को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डेल वी जी इंटू h1, रो इंटू डेल वी जी इंटू क्या लिख सकते हैं, h2। तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से रो ले सकते हैं, डेल वी ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा h1 माइनस h2। कोई डाउट? इज दैट क्लियर? नाउ वी आर रेडी टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इज दैट क्लियर? सो डेल के लिखते हैं, सबसे पहले डेल के डायरेक्ट लिखता हूँ, जगह कम है। डेल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, दैट इज रो डेल वी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई प्रेशर। प्रेशर का वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इंटू डेल वी, एंड वर्क डन बाई mg हम क्या लिख सकते हैं, रो डेल वी जी h1 माइनस h2। देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए। बहुत कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ना? क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा,
del V एंड del V. इज दैट क्लियर? अभी सारे 1 वाले टर्म्स को हम एक तरफ लेके चले जाएंगे और सारे 2 वाले टर्म्स को दूसरी तरफ रखेंगे. बोलो ना. अच्छा, तो इस तरफ हम हाफ रो V2 स्क्वायर रखते हैं. यहाँ पर जो माइनस P2 है उसको इधर लेके आ जाते हैं, तो प्लस P2. यहाँ पर जो माइनस रो GH2 है उसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस रो GH2. देखा? अच्छा, यहाँ पर P1 को इधर रख देते हैं. यहाँ पर जो हाफ रो माइनस V1 स्क्वायर था वो चला जाएगा इधर, तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस रो GH1. क्या पता चला इसको देख के? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, potential energy of unit volume of liquid at this particular position. This is the pressure energy at a different location, potential energy at that different location, and kinetic energy at that different location, and they're equal. Hence proved. होना ही था, because this is the total energy contained by the liquid. तो level position 1 पे जितना total energy था, position 2 भी उतना ही total energy होगा, because इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, बिकॉज सिस्टम से एनर्जी कभी बाहर गया नहीं. यहाँ पर मैंने पोजीशन 1 लिया, पोजीशन 2 लिया, पोजीशन 3 ले सकते हो, पोजीशन 4 ले सकते हो, पोजीशन 5 ले सकते हो. हर जगह पर इस टोटल एनर्जी का समीशन हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आता रहेगा. और हमने कल तो यही बताया था ना कि दिस थिंग इज एक्चुअली व्हाट? कांस्टेंट. राइट? दिस इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन. और हम ये बोलेंगे कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर at any point of a liquid which is incompressible, which is non-viscous, which is idle, this particular equation will hold true. Right? Pressure plus rho GH plus half rho V square. Hence Bernoulli's equation proved. समझ में आया? कुछ भी नहीं है इसमें. एनर्जी कंजर्वेशन है सर. वर्क एनर्जी थ्योरम. Is that clear? ओके, अभी बर्नौलीस इक्वेशन जो सीखा उसको थोड़ा यूज़ करते हैं. ध्यान से देखो, ये एक पाइप है, उसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है. पाइप का सेक्शन है, पाइप तो बहुत लंबा है. तो यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है. दिस इज H1, दिस इज H2, और H1 माइनस H2 H दिया हुआ है. एक्सप्रेस P2 इन टर्म्स ऑफ P1 बोला है. कुछ नहीं इसमें, टाइम पास. क्या करोगे? विल यूज अप्लाई बर्नौलीस इक्वेशन एट 2 लोकेशंस, लोकेशन ए एंड लोकेशन B. देखो याद रखना, whenever we need to write potential energy हमको एक रेफरेंस चूज करना पड़ता है ना. तो हमने अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है या इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, दोनों के लिए हमको रेफरेंस एक ही रखना पड़ेगा. तो मैंने इस ज़मीन को रेफरेंस मान लिया, गलती नहीं करना. लेकिन तो अगर लोकेशन ए पे मैं लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? P1 प्लस, बोलो जनता, रो GH1. राइट? और यहाँ पर हमने वेलोसिटी कितना माना? V1. यहाँ पर हमने वेलोसिटी माना V2, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ V1 स्क्वायर. अच्छा, दोनों जगह जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम है. बात को समझो. इज दैट क्लियर? ओके. एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर इस पोजीशन में लगाओ तो यहाँ का प्रेशर कितना है? P2. कम ऑन. पोटेंशियल एनर्जी कितना है? रो GH2. और काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ रो VT स्क्वायर. इज दैट क्लियर? Do you people agree that A into V1 should be equal to A into V2 by equation of continuity? That's because दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, तो V1 और V2 का वैल्यू सेम होगा. मतलब यहाँ जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी. मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. तो अगर हमको P2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ P1, सो P1 प्लस रो G, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? H1 माइनस H2, तो P2 इज इक्वल टू 1. P1 प्लस रो GH. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ऐसे निकाल लेंगे. ठीक है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीस इक्वेशन. ठीक है. बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग सिचुएशंस है जिसको हम बर्नौलीस इक्वेशन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं. सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, जब तूफान आता है छत निकल के चला जाता है. राइट? क्यों जाता है आज पता चल जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया छत. बात समझ में आया? सो ये हमने लोकेशन लिया छत के ऊपर,
और दूसरा लोकेशन लिया छत के जस्ट नीचे, तो लेवल 1 और लेवल 2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी का कितना डिफरेंस है? नेग्लिजिबल, बिकॉज 1 and 2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो रो जी एच वाला टर्म हम इग्नोर कर देंगे। बात समझ में आया? अगर मैं ज़मीन को अपना रेफरेंस मानता हूँ तो 2 वाला पॉइंट जितने हाइट पे है 1 वाला पॉइंट भी उतने ही हाइट पे है, ठीक है ना। तो हमारा जो बर्नौलीज इक्वेशन है, तो रो जी एच वाला टर्म को हटा के हमारे पास सिर्फ बचेगा हाफ रो वी स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट। बात को समझो, ठीक है। तूफान आया, हवा चल रहा है फुल स्पीड से, ध्यान देना। यहाँ से जो हवा चल रहा है इसका स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, छत के ऊपर जो हवा है उसका बहुत ज़्यादा है, और रूम के अंदर का जो हवा होगा, जो भी हवा होगा, वो तो बहुत ही कम स्पीड होगा, मतलब वेरी वेरी लेस, छोटा भी, राइट। और मुझे पता है कि इस क्वांटिटी को कांस्टेंट होना है, तो अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। समझ में आया? दैट मीन्स एट द सेम लेवल, अगर हम सेम लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, रो जी एच वाला टर्म तो चला गया, तो अभी कहानी बनेगा सिर्फ प्रेशर एंड वेलोसिटी के बीच। तो जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, तो यहाँ पर जो इस पे प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी लेस। बात समझ में आया? लेकिन अंदर जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, बोलो ना, v का वैल्यू बहुत कम है, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। तो ये छत पे अभी जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, वो किधर लग रहा है? अंदर से ऊपर की तरफ, इसलिए उड़ जाता है। समझ में आया क्या यूज़ किया हमने? बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, क्रिकेट देखते हो? अच्छा, स्पिनर्स लोग जब बॉल करते हैं फ्लाइट का बहुत यूज़ करते हैं। कभी सुना है कमेंटरी में बोलते कि बॉल ने जल्दी डिप कर गया, बॉल डिप समझ में आता है? या बॉल बहुत लंबे टाइम तक हवा में रह जाता है। मतलब नेचुरली बॉल को तुम जैसे फेंकते हो तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि बॉल ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करके हम तक पहुंचेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉल को जिस रास्ते में आना चाहिए उसके पहले ही वो डिप कर जाता है, झुक जाता है। बात समझ में आया? या तुम अगर अलग तरीके से स्पिन करोगे तो जितने टाइम तक नीचे आना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम तक बॉल हवा में रहता है। अच्छा, फुटबॉल में जब फ्री किक मारते हैं तो बॉल देखा होगा ना, स्विंग करके पूरा घुसता ही नहीं घुसता। इज दैट क्लियर? तो इसका रीज़न आज पता चलेगा। फिलहाल तो क्रिकेट बॉल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब कोई बंदा क्रिकेट बॉल को फेंकता है, स्पिन करके फेंकता है, तो वो बॉल जो है इट परफॉर्म्स कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, रोटेट भी करता और आगे भी जाता। तो अभी कोई बंदा अगर बॉल में बैठ के इस सिचुएशन को एनालाइज करना चाहे, ध्यान देना, बॉल के कहाँ बैठ के? बॉल के सेंटर ऑफ मास में बैठ के, सॉरी, बॉल कहाँ बैठ के? बॉल के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में दिखेगा। तो बॉल का स्पीड अगर v है तो बंदे को क्या दिखेगा? बॉल तो ट्रांसलेट नहीं कर रहा, लेकिन जो हवा है वो आ रहा है उसके तरफ विद स्पीड ऑफ v। अरे भाई, रिलेटिव मोशन। तो हवा जो है वो इस तरफ आ रहा है विद स्पीड v। बात को समझ में आया? अच्छा, अभी इस पॉइंट का फाइनल स्पीड क्या होगा? हवा का स्पीड अगर v है सो इधर v है, और ये ऐसा घूम रहा था, इधर आर ओमेगा। अरे बोलो भाई। तो लेट अस से दिस इज, ऐसा लिखते हैं मैंने, आर ओमेगा माइनस। और नीचे वाले पॉइंट में देखो, नीचे वाले पॉइंट पे आर ओमेगा इस तरफ, और हवा का रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी इसी तरफ है। तो नीचे वाले का स्पीड क्या हो गया? v प्लस आर ओमेगा। बात समझ में है? तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉल को ऐसा जाना चाहिए। दिस इज द प्रेडिक्टेड पाथ। जो बैट्समैन है वो तो सालों तक प्रैक्टिस करता है ना। तो हम जब बैटिंग करते हैं तो क्या होता है, वो जो फुटवर्क लेता है या कैसा शॉट खेलेगा वो तो बॉल के ट्रैजेक्टरी को देख के इमेजिन करता है ना बॉल आता है फिर वेट करता है फिर हिट करता है, ऐसा तो नहीं होता ना। वो तो पहले से, वही तो है ब्यूटी इस मैच का, मतलब पहले से प्रेडिक्ट करता है कि कैसा बॉल आएगा, उसका ट्रैजेक्टरी देख के गेस करते हैं कि कैसा आएगा, उस हिसाब से शॉट खेलते हैं, राइट। तो बैट्समैन देख के बॉल को देख के लगा कि नहीं बॉल तो ऐसा आएगा, इस तरीके से आना चाहिए, यहाँ डिप करना चाहिए बॉल को। अभी क्या होता है देखो, यहाँ पर स्पीड कम हो गया, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो गया, और बॉल के बीच में हाइट डिफरेंस कितना हो, इतना सा तो बॉल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी रो जी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर वेलोसिटी कम, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा। वेलोसिटी जहाँ पर कम होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऊपर साइड में प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा, नीचे में प्रेशर क्या लग रहा है, कम। तो बॉल पे रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स आ गया mg के अलावा, तो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ज़्यादा है, तो उसको जैसा डिप करना चाहिए था उसके पहले ही डिप कर जाएगा। बात समझ में आता है नहीं आता, तो ये डिप कर गया। कभी कभी देखना जब कोई स्पिनर बॉल करता है ना तो बैट्समैन क्या करता है, आगे जाता है मारने के लिए, लेकिन आगे डिप कर जाता है और बॉल आके हिट जब करता है तो ठीक से लगता नहीं है, कैच हो जाता है। समझ में आया? तो बॉलर ने स्पिन कैसे किया होगा, बॉलर ने ऐसा स्पिन किया होगा। बात समझ में आया? ऐसा स्पिन किया होगा। अगर ऐसा स्पिन करता तो, ऐसा स्पिन करता तो ओमेगा ऐसा नहीं होता, ओमेगा उल्टा होता, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता। तब हम एक्सपेक्ट करें कि बॉल इधर जाएगा, लेकिन बॉल और ज़्यादा टाइम हवा में रहता है। बात समझ में? फ्लाइट कर जाता है बॉल बहुत ज़्यादा। इज दैट क्लियर? राइट? ऐसे करके एक मतलब डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है बैट्समैन के लिए। फुटबॉल में क्या होता है, यही होता है। फुटबॉल में जब कोई टर्न कराता है ना तो सेंटर ऑफ मास में बॉल में हिट नहीं करता, एजेस साइड्स में हिट करता है, क्योंकि साइड में हिट करेगा तो क्या होगा, जब ये घूमना चालू करेगा तो एक तरफ का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा, एक तरफ का स्पीड क्या होगा, कम। जिस तरफ स्पीड ज़्यादा उधर प्रेशर कम, जिधर स्पीड कम उधर प्रेशर ज़्यादा, तो जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा का उस तरफ क्या कर जाएगा, बॉल स्विंग कर जाता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये सारे बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, पॉज करना हो गया? तो ऐसा कुछ बोल तब मेरे को पता चलता है। चलो ये दूसरा, ये कभी देखा है, कभी यूज़ किया है इसको? पिचकारी। तुम लोग जो पिचकारी बोले वो पिचकारी नहीं है। इस पिचकारी के नीचे कैन एक डब्बा होता है, बहुत पहले मैंने देखा है, मेरे जनरेशन में मैंने देखा है, हमारे टाइम तक तो यस देखा है ना। तो यहाँ पर पाउडर रहता है, मच्छर मारने का पाउडर रहता है। बात समझ में आया? ओए 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 इधर इधर। तो जब तुम इस पिस्टन को प्रेस करोगे ना तो यहाँ का हवा का स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हवा का स्पीड अगर यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, सो अंदर का पाउडर किधर चढ़ जाएगा, अंदर का पाउडर किधर जाएगा, ऊपर का प्रेशर अगर ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो जब ये पाउडर ऊपर आता है वो इसके साथ निकलता है और स्प्रे हो जाता है। यहाँ पर भी क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल ही है। समझ में आया? हमने प्रेस किया, स्पीड बढ़ गया, उस जगह का प्रेशर कम हो गया, नीचे से पाउडर ऊपर आ जाता है और हवा के साथ निकल जाता है। कभी ऐसे सुना है कि पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि जब प्लेटफॉर्म में ट्रेन आता है तो एकदम सामने मत जाओ, खींच लेगा अंदर। सुना है क्या कभी? या कोई कभी ट्रेन से गिरता है ना, कभी कभी वो लोग पटरी के अंदर घुस जाते हैं। देखा है क्या तुमने? कहाँ देखा तुमने? देखा है क्या? हाँ नहीं चाहिए। यहाँ देखो, उसका रीजन भी पता चलेगा तुमको। ओए तेरे को फिर से बिठाऊंगा, लेकिन इधर बोल रहा हूँ, इधर 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 इधर। ओए मस्ती मजाक नहीं। यहाँ देखो, ये दो बोट्स है, 20 स्पीड से जा रहा है। क्या से क्या था, बोला था ना, जो सॉलिड के साथ जो लिक्विड का लेयर इमीडिएट कांटेक्ट में रहता है तो सॉलिड के स्पीड के साथ ही ट्रैवल करता है। याद है ये चीज़ सिखाया था? अच्छा, अगर ये 20 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ पानी का स्पीड कितना होगा, इस तरफ पानी का स्पीड कितना होगा, और इस तरफ होगा नहीं होगा 2v? भाई यहाँ के लिक्विड को ये भी डिस्टर्ब कर रहा है और ये भी डिस्टर्ब कर, तो हो गया ये 2v। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी ध्यान से देखना, अभी इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ का वेलोसिटी कम तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ का वेलोसिटी कम तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। सो व्हाट विल हैपन इफ द टू बोट्स आर मूविंग वेरी फास्ट एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चला जाएगा। समझ में आया? इसलिए पटरी के सामने जब हम खड़े रहते, बात को समझो, जब ट्रेन फुल स्पीड से जाता है उस जगह का हवा का स्पीड क्या हो जाता है, बोलो। अच्छा ये समझ में आया ना तुम लोगों को मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? चलो ये दो बोट्स है, यहाँ पर वेलोसिटी कम, यहाँ पर वेलोसिटी कम, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। सो अगर दो बोट्स बहुत क्लोज मूव करते हैं, उनके बीच में क्या हो जाएगा, फिर से अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, ऐसा लग जाएगा। समझ में आया? दिस आर ऑल बर्नौलीज एप्लीकेशन। ठीक है, आगे जाके और एक एप्लीकेशन, एक दो एप्लीकेशन
जिनको हम क्वालिटेटिवली डील करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। ओके, ये भी बर्नौलीज एप्लीकेशन है। एक वेसल है, वेसल में लिक्विड है और यहाँ पर एक होल है, यहाँ से लिक्विड निकलेगा। तो यहाँ से कितने स्पीड से लिक्विड निकलेगा वो हमको बताना है। लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया हुआ है रो, और इस वक्त लिक्विड का हाइट कितना होल के ऊपर, h हाइट, कितने वेलोसिटी से निकलेगा वो बताना है, ठीक है। इसको भी मानता हूँ। और ये जो सरफेस है, खुद सोच के देखो, जब यहाँ से लिक्विड निकलना चालू करेगा तो इस वाले सरफेस के पास भी एक वेलोसिटी होगा नीचे के तरफ। इज दैट क्लियर? तो नीचे वाली स्पीड को हमने u मान लिया और इसको हमने आइडियल फ्लूइड माना। बात को समझना, हमने इस कंटेनर को ज़मीन के साथ फिक्स करके रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से लिक्विड निकलेगा तो कंटेनर भी पीछे जाएगा। इट इज परफेक्टली स्मूथ। समझ में आया? तो हमने इसको रोक के रखा ज़मीन पे। मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इधर लिक्विड निकलेगा तो ये चीज़ पीछे जाएगा, जस्ट लाइक शूटिंग ए बुलेट, ठीक है। तो हमको v का वैल्यू निकालना है और हमको ये पता है कि एक सेकेंड में यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेसल में जितना लिक्विड घटेगा उसी एक सेकेंड में उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर भी गया होगा। सो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इफ आई यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैं ये लिख सकता हूँ कि कैपिटल A इंटू यू इज इक्वल टू छोटा ए इंटू वी। यूज कर सकते हैं ना, ये हो गया पहला। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे ध्यान देना, दिस इज वन लेवल, लेवल A, और इस लेवल पे एट दिस सरफेस ऑफ द लिक्विड हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। फिर से अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है तो हमको एक रेफरेंस लेवल चूज करना पड़ेगा और हम इसको ही अब अपना रेफरेंस लेवल मान लेंगे। बात समझ में आया? तो इसको अगर हम रेफरेंस लेवल मानते हैं तो ये पर्टिकुलर सरफेस कितने हाइट पे, h हाइट पे। अच्छा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, कोई डाउट नहीं, बिकॉज दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। और ये जो होल है दिस इज ऑल्सो ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर भी प्रेशर PA ही होगा। एकदम स्टार्टिंग से सिखाते आ रहा हूँ कि इफ एनीथिंग इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, वहाँ का प्रेशर हम हमेशा क्या लेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेंगे। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं लेवल B के कारण अगर बर्नौलीज इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? यहाँ पर प्रेशर कितना होगा भाई? PA, प्लस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? रो GH, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ रो U स्क्वायर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम लगाएंगे लेवल A पे बर्नौलीज इक्वेशन। लेवल A पे प्रेशर क्या होगा? PA, पोटेंशियल एनर्जी 0, और हम ये क्या लिख देंगे? हाफ रो B स्क्वायर। कोई डाउट? बोलो। सो इन दिस केस PA गेट्स कैंसिल, हमको V निकालना है। एक काम करते हैं, अच्छा रो चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? ध्यान देना, GH U स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ U स्क्वायर माइनस 2GH। एक काम करते, रुको, कुछ काम करते हैं। हमको V चाहिए ना, तो ये जो U स्क्वायर है, ध्यान देना, ये जो U है इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। छोटा U इज इक्वल टू व्हाट? A इंटू वी डिवाइडेड बाई कैपिटल E। ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ना। अच्छा, तो U स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं छोटा A स्क्वायर V स्क्वायर बाई कैपिटल A स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाई 2। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे? V स्क्वायर को कॉमन लेंगे। ध्यान देना, अगर मैं V स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा? यहाँ पर इसको इधर लेके चला गया, दिस इज हाफ माइनस A स्क्वायर बाई ट्वाइस कैपिटल A स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? GH। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, दिस इज V स्क्वायर, दिस इज कैपिटल A स्क्वायर माइनस छोटा A स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सही किया है ना? 2 को हम यहाँ लिख दिया, 2GH। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर V का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ 2GH इंटू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, रुको, जिंटी रुक जा। 2GH, इस A स्क्वायर को हमने क्या किया? नीचे लेके आ गए, मतलब इसके डिनोमिनेटर में लेके आ गए। इमेजिन हो गया?
तो ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस छोटा ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा v, और इसी v को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इज दैट क्लियर? पक्का? लेकिन इससे भी ज़्यादा यूज़ और एक फॉर्मूला का होता है जिसको हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेट करके निकालते हैं, और वह अप्रॉक्सीमेशन क्या है, यहाँ से लगाएंगे। जो ऑरिफिस, इस ये जो इतना छोटा सा होल है, इसको हम क्या बुलाते हैं, ऑरिफिस बुलाते हैं। मतलब छोटा ए का जो वैल्यू है वो कैपिटल ए से बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा है सो दिस क्वांटिटी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विल बी टेंडिंग टू जीरो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, इफ a is much lesser as compared to a, then a square by capital A square will be tending to what? 0। तो यहाँ पर velocity of efflux का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 2gh। हाँ ये ना, कुछ देखा देखा लग रहा है? रूट ओवर ऑफ 2gh कहाँ देखा था तुमने? फ्री फॉल में, एग्जैक्टली काइनेमेटिक्स में, कि अगर h हाइट से हम किसी पार्टिकल को फ्री फॉल करवाते, h हाइट उतरने के बाद उसके पास कितना स्पीड होता है, दैट इज रूट ओवर ऑफ 2gh। अगर वो याद है तो ये भी फॉर्मूला याद रह जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, टॉर्सियस थ्योरम। इज दैट क्लियर? देखो कितना आसान है ये सब, वेरी इजी। ठीक है आयुष, चलो जनता इस तरफ, इधर इधर समझाता, फिर से समझा रहा हूँ ध्यान से। वेसल, वेसल में लिक्विड, लिक्विड का हाई रेंज पूछा क्या, गड्ढा कहाँ बनाना है, गड्ढा मतलब छोटा वाला ऑरिफिस, ताकि यहाँ से जब पानी निकलेगा ना तो उसका रेंज क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, तो करना कैसे, लेट अस से कि इसको फुल मान लेता हूँ, चलो लेट अस से यहाँ से छोटा h हाइट नीचे हमने एक ऑरिफिस बना दिया। इज दैट क्लियर? कम ऑन। तो यहाँ से पानी निकलेगा कुछ विथ सम वेलोसिटी, और वो जाके यहाँ पर गिरेगा। ये हो गया हमारा रेंज, और हमको चाहिए रेंज क्या, मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? क्या तुम मुझे कह सकते हो कि कितने स्पीड से निकलेगा? इतना टाइम क्यों लगा? अभी तो बताया था वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स रूट ओवर ऑफ व्हाट, 2gh। अभी हमको रेंज मैक्सिमम चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा ध्यान से देखना, अभी ये रिमेनिंग जो हाइट है वो कितना है, तो इस लिक्विड को नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। सो वी शैल यूज द फॉर्मूला sy इंटू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? पक्का? सिद्धार्थ इधर, राइट? सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस ऊपर से नीचे है, y वाला डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ h माइनस h, सो हमने लिखा माइनस ऑफ h माइनस h, ये तो जीरो हो गया बिकॉज इसके पास y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी था ही नहीं, सारा वेलोसिटी x डायरेक्शन में था। और यहाँ पर क्या आएगा, हाफ एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन माइनस c इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस चला गया, और t का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2h माइनस h डिवाइडेड बाई g, इसका रूट ओवर। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इतना टाइम लगता है इस पानी को नीचे आने में, और इतने ही टाइम में r डिस्टेंस कवर हुआ है। अरे 2D मोशन है भाई, इतने ही टाइम में r डिस्टेंस कवर हुआ है। सो r इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सा वेलोसिटी? ये वाला वेलोसिटी तो कभी चेंज होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हम क्या लिख देंगे, रूट ओवर ऑफ 2gh इंटू टाइम की जगह हम ये पुट कर देंगे, इट इज 2h माइनस h डिवाइडेड बाई व्हाट, g। तो ये जी चला गया, और फॉर्मूला में क्या आता है, 2h इंटू h माइनस h। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज इन दिस केस। मैं निकालूंगा रेंज मैक्सिमम कितना होगा, लेकिन ये रेंज का जनरल एक्सप्रेशन है, बात को समझो। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा अभी मैं रेंज मैक्सिमम निकालूंगा, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी एक बात बताओ कि अगर लेट अस से ये 10 मीटर का टैंक है हाइट का, पूरा पानी भरा हुआ है, तो अगर मैंने 2 मीटर नीचे एक होल बनाया तो लिक्विड यहाँ जाके गिरेगा। उसका रेंज कितना होगा, रेंज 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ छोटा h इंटू h माइनस h। छोटा h का वैल्यू कितना होगा, 2, और h माइनस h का वैल्यू कितना होगा, 8। इज दैट क्लियर?
अभी अगर मैं ये गड्ढा ऊपर से नहीं बना के अगर नीचे से बनाता यहाँ पर 2 मीटर ऊपर, ऐसे केस में भी रेंज सेम ही आएगा। कैसे? ऐसे केस में अगर मैं रेंज लिखना, इतना टेंशन में क्यों हो भाई, यहाँ पर लिखना चाहूँ तो छोटा एज की जगह छोटा एज इज द हाइट फ्रॉम द टॉप, कितना जाएगा 8, बोलो ना। और h माइनस एच कौन सा हाइट है? और इफ इससे नीचे का हाइट, और इफ इसके नीचे का हाइट कितना हो जाएगा 2, एक 2 भी आएगा बाहर, आया ना दोनों का सेम ना। सन्नाटा क्यों है? मतलब ऊपर से 2 मीटर नीचे या नीचे से 2 मीटर ऊपर, दोनों केसेस में रेंज क्या होगा? सेम होगा। याद रहेगा ये चीज़। ये मैक्सिमम रेंज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका, मैंने बस जनरल जो एक्सप्रेशन निकला है रेंज का, उसका एक तुमको आइडिया बता के रखा है कि ऊपर अगर एच साइड से गड्ढा बनाओगे और नीचे से भी एच साइड से गड्ढा बनाओगे तो दोनों का रेंज क्या आने वाला है? दोनों का रेंज सेम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी हम करेंगे फॉर आर मैक्स। कैसे निकालें? मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। बोलो ना, इतना सन्नाटा यार। कैन आई से रेंज इज अ फंक्शन ऑफ छोटा एच? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? रेंज इज अ फंक्शन ऑफ एज। भाई अगर मैं एज का वैल्यू, ये जो कहाँ गया, इस एज के वैल्यू को बदलते जाऊंगा तो रेंज का वैल्यू क्या होगा? चेंज होता जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? फंक्शन का मतलब तो यही है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसका मतलब क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? x को बदलोगे तो y बदलेगा। मैं वही कह रहा हूँ, रेंज इज ए फंक्शन ऑफ एज। एज बदलोगे तो रेंज भी बदलेगा। इज दैट क्लियर? तो रेंज एज पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम मिनिमा याद है कैसे करते हैं? भाई डिफरेंशिएट बोलने से कैसे होगा? प्रॉपर्ली बताओ, किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? स्लोप तो डिफरेंशिएशन ही होता है, स्लोप को डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है? हाँ, आर को, ये बोलो, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि सर हमको किसके रेस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट करना है? नमन इधर, आर को एच के रेस्पेक्ट में, है ना? 2 बाहर। इसको मैं कैसे इमेजिन करूंगा? दिस इज नथिंग बट 2 to the power हाफ, राइट? सो दिस इज बक्सा 2 to the power हाफ। बक्सा वाला कंसेप्ट देखा मेरा वीडियो? अच्छा ठीक है। दैट इज n x to the power n -1, आइए ना। और एक बार अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल। क्या हुआ? दिख रहा है? ओके तो यहाँ पर फर्दर अगर डिफरेंशिएट करें अंदर वाले को तो यहाँ पर सिर्फ h बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? कम ऑन स्टे विथ मी यार, बचेगा नहीं बचेगा? उसके बाद हम क्या करते हैं? dr/dh को 0 के साथ इक्वेट करते हैं ना। और ध्यान से देखो, 2 to 2 चला गया, ये तो हाफ -1 मतलब माइनस हाफ नीचे आ जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा, दैट इज h माइनस 2h, और ये नीचे आ गया, दैट इज hh माइनस h स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला क्वांटिटी चला जाएगा। पॉज किया, हो गया? चालू किया है क्या आयुष? अच्छा, इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर h इक्वल टू क्या मिलेगा? 2h, और छोटा h का वैल्यू हमको क्या मिल गया? हो गया। गड्ढा कहाँ पर बनाना है? h/2 पे बनाना है, तो रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इज दैट क्लियर? चलो डन।